हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभिक्रियाएं, ठीक है, जो रिलेटेड हैं सेकंड चैप्टर से। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए। तो आपको हम सबसे पहले अभिक्रिया देखेंगे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब अम्ल के साथ अभिक्रिया तो कर लेंगे, बट इन दो टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको ये तो समझ आ रहा होगा धातु, जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको, ठीक है। बट ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, इसको देखते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू मेक कंपाउंड्स इजीली, केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड इजीली, तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या क्या है। कार्बोनेट, ठीक है, मैं भी इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारा CO3 माइनस का 2, और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे, ठीक है। अभी देखिए इसे जो मैं कह रहा हूँ, इन दोनों का मैं लिखते हैं HCO3, ठीक है, माइनस का 1 होता है ऊपर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसमें बोला था मैंने धातु कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट क्या होगी, एक तरह से अगर मैं कार्बोनेट धातु मैं बोल रहा हूँ धातु कार्बोनेट, तो धातु मैंने बताया था आपको, हर वह तत्व मतलब हर एलिमेंट जिसकी देने की प्रवृत्ति होती है, क्या, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हमारा सोडियम था, ठीक है, सोडियम कितने नंबर पर आता है, अगर एलिमेंट टेबल में देखें तो सोडियम आता है हमारे 11 नंबर पर, ठीक है। अगर उसकी संयोजकता को तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1, लास्ट में एक आएगा। सोडियम को किस साइन से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, Na होता है। अगर इसके बारे में एक आखिरी में बचा है तो ये साथ लेने के बजाय, मैंने आपको पहले बता रखा है इसके बारे में, अगर नहीं पता है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए कि कंपाउंड्स वाली वीडियो को, उससे आपको पता चल जाएगा। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो जो सोडियम है उसके ऊपर प्लस का 1 साइन हुआ, ठीक है। अब हमारा कार्बोनेट है, मैं कह रहा हूँ धातु कार्बोनेट, तो धातु तो हमारी सोडियम हो गई। अब कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ मैं, CO3 माइनस का 2, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ धातु कार्बोनेट, तो मैं धातु कार्बोनेट बोल लो, धातु मतलब ये भी तो धातु एक तरह से, तो सोडियम कार्बोनेट। अब इसको कंपाउंड यौगिक कैसे बनाऊँ एक, तो मैंने बताया था इन जो ऊपर वाले होते हैं इनको इधर भेज देते हैं, Na2CO3, तो मेरा ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। इसी तरीके से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। देखिए Na प्लस हो गया, HCO3 चार्ज को माइनस 1, तो हमारा बन गया NaHCO3। अब हम देखते हैं इनकी अभिक्रियाएं, ठीक है। अब इनके साथ अभिक्रिया, जैसे कि हमने धातु कार्बोनेट ले लिया, मतलब कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस में अम्ल, तो हमारा फॉर्म क्या क्या होता है, मतलब आगे मिलता क्या क्या है। पहला लवण मिलता है, ठीक है, लवण बनता है। दूसरा H2O मतलब पानी। तीसरा CO2 गैस, मतलब गैस की रिलीज होती है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 1 याद हो, जो था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, एक समीकरण, उसमें मैंने बताया था कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कारक क्या होते हैं, तो मैंने वहां बताया था कि गैस रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसके लिए हम पॉप टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी रिलीज होती है कभी कभार, जैसे यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है, और पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, जिसको हमने पॉप टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगाया था, पॉप टेस्ट के थ्रू चेक करा था, ठीक है। धातु कार्बोनेट की जगह हम वही लिख देंगे जो हमारा था, ठीक है। धातु कार्बोनेट हमने क्या बनाया था अभी, जैसे कि Na2CO3, जो हमारा NaHCO3 था ना, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट था। हाइड्रोजन कार्बोनेट को धातु बाइकार्बोनेट भी बोलते थे, तो इसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकता हूँ कि धातु की जगह पे हमने कोई धातु का लिख दिया ना वहाँ पे, तो हमारी धातु क्या है, वो सोडियम है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो। अब हम धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा, धातु कार्बोनेट लिखूंगा यहाँ पे, धातु कार्बोनेट, और मैंने अम्ल अम्ल हमारे जो प्रबल अम्ल होते हैं उनको लेते हैं सबसे पहले, और जो सबसे हमारा सही है ले लेना चाहिए बार बार उसको अभिक्रिया के लिए HCl है, ठीक है। HCl लिया। अब हमारा फॉर्म क्या क्या होगा, मैंने बताया था जैसे आपको पहले कि हमारा H2O पानी बनेगा प्लस CO2, ठीक है। ये दोनों चीज तो बनेगी, तो ये लिख दी। अब हमें फॉर्म क्या करना है, सिर्फ लवण फॉर्म करना है, ठीक है। एक तरह से देखोगे यहाँ क्लोरीन बच गया,
क्योंकि ये हाइड्रोजन तो इधर से ला गया होगा, सिंपल सी बात है। ये देखो CO, इसका जो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 है, 3 में से एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अभी समझो सिंपली, तो एक तरह से ये भी पूरा चला गया और ये H भी उधर चला गया। हाँ अभी H की कमी है, उसको संतुलित करेंगे हम। तो हमारे पास बचा क्या, सोडियम बचा और Cl बचा, ठीक है। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, तो हमारा लवण बन गया, वो बन गया NaCl, ठीक है। लवण NaCl बच गया, बट ये अभी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करना मैंने आपको पहले सिखा रखा है, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हम देखेंगे कि सोडियम है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, परमाणु कितने हैं। यहाँ 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे पहले मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्लोरीन के भी 2 हो गए। अब क्लोरीन के 2 हो गए तो क्लोरीन कहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के आगे 2 लगा दिया, ठीक है। क्लोरीन के 2 बराबर, अभी पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। कैसे, अब देखो मैंने बताया था कि क्लोरीन के आगे लगाया तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हम ये एक यौगिक है तो इसके बीच में नहीं लगा सकते, पूरे यौगिक के बाहर लगाते हैं। तो हाइड्रोजन पे फर्क पड़ा, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन है और कहाँ है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 1 और 2 3, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। इस तरीके से सिंपली अब हम देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अमल की अभिक्रिया। अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिखते हैं यहाँ पे, तो सेम अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने मतलब कि सेम चीजें बनती, थोड़ा इसे यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में अम्ल, तो हमारा बनेगा क्या क्या, लवण बनेगा, प्लस में H2 पानी बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगी, ठीक है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हम ये ले लेंगे NaHCO3 प्लस में अम्ल HCl ले लिया, ठीक है। तो फॉर्म होगा हमारा लवण, सेम ये लवण फॉर्म होगा, बट पता है दोनों अभिक्रिया सेम फॉर्म होंगी, बस फर्क क्या हो जाएगा, फर्क ये हो जाएगा कि ऊपर वाले को हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ गई थी, नीचे वाले को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की वजह से बैलेंस करा था पिछली बार, एक तरह से सोडियम की वजह से बैलेंस करा था और हाइड्रोजन की वजह से बैलेंस करा था, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 हो रहे थे, इधर 1 हो रहा था, और इधर हाइड्रोजन पूरे अभिक्रिया अभिकारकों में एक हाइड्रोजन और था, इधर 2 अभिक्रिया आ रहे थे, ठीक है, इस वजह से करा था। बट यहाँ पे पहले से देखो ना, यहाँ पे 1 सोडियम, इधर भी 1 सोडियम, यहाँ देखो कितने चाहिए, हाइड्रोजन 2, अभिकार मतलब कि उत्पाद में 2 हैं, तो अभिकारकों में भी कितने, 1 और 2 बराबर, इस तरीके से संतुलित हो गई। अब इसके बाद देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया था उसी तरीके से देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, ठीक है। जैसे कि हमारा पॉप टेस्ट करा था उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। जब हमने अभी इससे पहले देखा, हमने पहले क्या देखा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं, मतलब कि अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो वो लवण बनाता है, ठीक है, जो कि NaCl था, और पानी और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी है ना, तो मतलब ये अभिक्रिया कहाँ पे है, ये दोनों चीज कहाँ पे हो रही है, इसके अंदर हो रही है। तो इसके नली लगा दी हमने, यहाँ पे ये गैस है, गैस से तो निकलेगी, नली लगाने के बाद हमने ये ना ये इसमें छोड़ दी, ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी इस वाले कि उसमें छोड़ दी, ठीक है, नली में। तो इसमें हमने साथ में क्या डाल रखा था, CaOH CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आप इसे ना ऐसे नहीं लिख सकते CaOH2, ऐसे लिख सकते तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, आपको हमेशा कभी भी लिखना है तो CaOH ट्वाइस। ये भी एक तरह से बेस ही होगा, क्योंकि जब भी बेस की बात करते हैं तो उसमें OH आता है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। तो ये CaOH है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा चूने का पानी, ठीक है, ये चूने का पानी है। चूने के पानी के आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसके अंदर CO2 गैस, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, जैसे CaOH, ठीक है, ये एक्वस है, मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी है, जैसे पानी होता है ना उसी तरीके से इसका आर पार देख सकते हैं, ठीक है, एक्वस है। तो जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा CaCO3, ठीक है, और साथ में पानी भी निकल लेता साइड, हाँ H2O, साथ में H2। तो होगा क्या, ये जैसे ये बनेगा ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका कलर ना दूध का हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, सफेद कलर का हो जाएगा ये, मतलब जैसे दूध होता है ना
दूध जैसा हो जाएगा। बट उसके बाद भी ये अगर हम क्या करते रहें कि इसी के अंदर एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में पास कराते रहें, क्या पास कराते रहें हम, मतलब रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई है वाली यहाँ के अंदर, तो उसके बाद भी हम पास करा रहे हैं किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते रहे, मतलब एक्सेस जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा मात्रा में पास कराते रहे। तो हो क्या रहा है, जैसे इस वाली रिएक्शन को आगे लिखते हैं, CaCO3 प्लस H2O प्लस में क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पास हो रही है, तो बनेगा क्या, तो ये बनेगा CaHCO3 का ट्वाइस। ये होगा ना, ये चीज जो होगी ये पानी के अंदर सोल्यूबल होगी, मतलब कि पानी के अंदर घुल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हमारा दूधिया कलर था, जब हम उसके बाद भी सरप्लस मतलब कि एक्स्ट्रा पास करा दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये चीज फॉर्म हो जाती है। और ये चीज फॉर्म होती है ना, फिर से जो नली के अंदर जो सॉल्यूशन था, मतलब इस नली के अंदर जो चीजें थी वो पारदर्शी हो जाती है, मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। इसके बाद मतलब इस तरीके से टेस्ट पूरा हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड की अभिक्रिया है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की अभिक्रिया किन किन से होती है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट है, देखो कभी भी सॉल्ट बनता है, मतलब एक तरह से हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया था तो हमें मालूम पड़ रहा था, मतलब अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई थी तो हमें मिल के आ रहा था, लवण मिल रहा था और जल मिल रहा था, ठीक है, लवण मिल रहा था और जल मिल रहा था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हमारा ये क्या है, ये धातु कार्बोनेट, मतलब कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लवण, ठीक है, प्लस H2O पानी प्लस CO2 गैस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज मैंने पहले बता दी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि हमें देखो यहाँ पे भी लवण मिल रहा है, मिल तो लवण है, साथ में पानी मिल रहा है, और कार्बोनेट क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ रही है, क्योंकि धातु कार्बोनेट है, इसकी वजह से समझो इस बात को जितनी गहराई से समझोगे उतना ही समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड धातु कार्बोनेट की वजह से आ रही है। तो एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो ये धातु कार्बोनेट है इनकी जो प्रवृत्ति है, मतलब कि ये स्वाद में कैसे होंगे, जैसे क्षारक होते हैं, ठीक है, तो ये इनकी प्रवृत्ति ना क्षारक होती है, ऐसी धातु बाइकार्बोनेट की होती है। और इसी वजह से मैंने आपको अभिक्रिया करके नहीं दिखाई, किनकी, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्षारक के साथ। और मैंने ये नहीं कहा कि लवण और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे जब हम धातु कार्बोनेट की क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कभी भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया नहीं होती क्षारक के साथ, किसकी, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया नहीं होती है, किसके साथ, क्षारक के साथ, क्योंकि धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनका नेचर होता है, वो खुद क्षारक होता है, ठीक है, इसकी वजह से अभिक्रिया नहीं होती है। अब आगे देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कि धात्विक ऑक्साइड और आधारिक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अब हम देखते हैं धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, और उसके बाद हम देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो उससे पहले हम इधर फोकस करते हैं, उसको जाने देते हैं, उसके लिए उसको बाद में रखते हैं, ठीक है, तो उसको बाद में रखते हैं। पहले हम देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड, इसको हमें मालूम है कि यार अम्ल के साथ अभिक्रिया करते रहेंगे, बट पहले धात्विक ऑक्साइड तो बनाए। धात्विक ऑक्साइड से मतलब है कि धातु के साथ, ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, धात्विक मतलब धातु के साथ रिएक्शन हुई होगी ऑक्सीजन की, तो धात्विक ऑक्साइड बनी होगी। अब धात्विक ऑक्साइड बनी कैसे होगी, तो अब देखते हैं, चलो फिर से। तो ये हमारा ये Cu, जैसे कॉपर ले लिया हमारा, धातु है, ठीक है, इसको प्लस का 2 चार्ज होता है, हमारे 20 के अंदर नहीं आता है, बट कुछ होते हैं तो हमें याद करने पड़ेंगे, वो अभिक्रियाओं को साथ साथ आ जाएंगे धीरे धीरे करके। Cu प्लस का 2 हो गया, वो होता है हमारा माइनस का 2, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये बन है हमारा बनेगा, मैंने बताया था जब ऊपर प्लस का और ये माइनस का है और ये दो जो सेम है तो ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा बनेगा CuO। अब यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया बैलेंस करने के लिए,
सिंपली बैलेंस हो गई। तो हमारी धात्विक ऑक्साइड तो बन गई। अब हमने कहना क्या है कि धात्विक ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड हमने ली कॉपर ऑक्साइड, अपनी अम्ल ले लिया, ठीक है, HCl। तो हमारा बनता क्या है, मतलब कि देखो धात्विक, वो चीज में देखनी जरूरी नहीं है कि हमारा बनेगा क्या, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में अम्ल, हमारा बनेगा लवण, प्लस में H2O वाटर। तो वाटर बनेगा तो वाटर पहले लिख दिया, अब वाटर बनेगा तो H और O तो गायब हो गया एक तरह से, ठीक है। बचा क्या क्या, Cu और Cl बचा, ठीक है। और इन दोनों में से धातु कौन सी, मैं बताया धातु पहले लिखते हैं। तो धातु पहले लिखी हमने Cu, इसके ऊपर प्लस का 2 से आ जाता है, Cl माइनस का। अब देखो यहाँ चार्ज है, मतलब कि अगर तुम सोच रहे हो यहाँ पे भी मैं कुछ काट वाट तो कैसे काट दूं, मैं इस ऑक्साइड उसमें पीछे कॉपर ऑक्साइड बनाई थी मैंने, ठीक है, उसमें से काट दिया था। तो कैसे काट दो, सेम भी नंबर ढूंढना है, नंबर डिफरेंट है तो सिर्फ इनका ही नीचे पहुंचेंगे, CuCl2, CuCl2, ठीक है। अब ये देखो ये सॉलिड होता है और ये हमारा एक्वस होता है, ये एक्वस होता है और ये लिक्विड होता है, ठीक है। भौतिक स्थिति भी लिखते हैं, वो बताएगा। अब ये जब ये फॉर्म हुआ ना इसके बाद, तो ये कैसा फॉर्म हुआ, इसके कलर में बदलाव आ गया, कैसा, येलो, वो ब्लू और ग्रीन, ऐसा कुछ बदलाव आ गया इसके अंदर। अगर आप किताब में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो CuCl2 जो सॉल्यूशन बना है बीकर के अंदर, मतलब एक तरह से जग के अंदर, इसके अंदर ना ये जिसका कलर था वो कैसा हो गया, ये इसका हो गया कलर ग्रीन ब्लूइश, मतलब ग्रीन कलर का भी और नीले कलर भी, हल्का का। अगर अब दूसरा देखते हैं, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सिंपली ऐसे ही बनेगा। मैग्नीशियम के ऊपर अगर मैं ये तुम्हें सीखना है कैसे बना, तो मैग्नीशियम हमारा 12 पाया था, प्लस का 2, ऑक्सीजन माइनस का 2, वही यार यहाँ पे 2 ट्वाइस ऑफ MgO, ये 2 आ गया। MgO की रिएक्शन कर, अब यहाँ पे हमने MgO ले लिया एक, ठीक है। MgO की रिएक्शन कराना है किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं। चलो यार तुम सोच रहे हो भैया बार बार HCl लेते हो यार, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने की बात कर देते हैं, इस बार H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। तो हमारा जल तो बनेगा, तो जल लग दिया एक तरह से, ये H2 गया और ये O चला गया, ये यहाँ चला गया, बचा क्या, मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम हमारा धातु है, तो धातु को पहले लिखते हैं SO4 माइनस करो, इनको इसके साथ कैंसिल हुआ तो एक बचा, तो क्या बन गया हमारा सॉल्ट MgSO4, MgSO4। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पता है तुम्हें इसे, मतलब कि संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन बराबर हाइड्रोजन, ये SO4 पूरा का पूरा SO4, मैग्नीशियम पूरा का पूरा मैग्नीशियम, मेरा O एक O है, बैलेंस हो गया। अब मैं एक और बात बताता हूँ तुम्हें, जैसे मैंने पहले बताई थी कि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें देखा था जब क्षारक और क्या अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो यार देखो ना, लवण और जल का निर्माण तो हो रहा है, बट यहाँ पे अम्ल है, क्षारक कहाँ है, सेम फॉर्मूला होना चाहिए ना हर चीज के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी प्रवृत्ति, जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कह लो, या फिर धातु कार्बोनेट की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब उनकी प्रकृति होती है, वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी धात्विक ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी प्रवृत्ति भी होती है हमारी क्षारीय, मतलब क्षारक होते हैं, वो एक तरह से क्षारीय प्रवृत्ति होती है उनकी, ठीक है। तो क्षारक प्लस अम्ल लवण और H2 का निर्माण कर देते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, 2 एग्जाम्पल बहुत है, आपके में इनमें से कोई एक बच जाएगा पेपर में। अगर दूसरा देखें, अधात्विक ऑक्साइड के क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, धात्विक ऑक्साइड की किसके साथ, क्षारक के साथ, तो हमारा बनेगा क्या, लवण बनेगा, प्लस में H2O पानी बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो वही वाली बात है, अब यहाँ पे क्षारक आ गया तो ये अधात्विक ऑक्साइड्स हैं। देखो मैंने यहाँ बोला धात्विक ऑक्साइड और यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड। जो अधात्विक ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड्स होती है, जो उनका जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारक होती है, मतलब उनकी प्रवृत्ति क्षारक जैसी होती है, और जो अधात्विक ऑक्साइड होती है इनकी अम्ल जैसी होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो अम्ल प्लस क्षारक एक तरह से कह सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक लवण बना और जल बना, ठीक है। अब अधात्विक ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं, अधात्विक ऑक्साइड तुम एक ले लो अपनी, जैसे कि हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्षारक ले लिया हमने NaOH जो प्रबल क्षारक होता है, और साथ में जो मैंने क्या बताया CO2।
अब इनका फॉर्मेशन कर दो, H2O उधर चला गया, ठीक है, तो बनेगा क्या तुम्हारा, H2O उधर चला गया, तो बनेगा क्या, देखो ये गया हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन उधर गया, अब बनेगा क्या देखते हैं। तो हमारा बनेगा जो, वो बनेगा हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब क्या लोगे, कार्बोनेट कहाँ से आ गया, थोड़ा ध्यान दें आप। एक तरह से अगर तुम इसे इन दोनों चीज़ों को यहाँ भेज दिया, यहाँ पे अभी संतुलित बाद में कर देंगे, वो मतलब इसमें से भी ये एक O इधर चला, एक O इधर चला गया और ये हाइड्रोजन इधर चला गया, संतुलित होएगा भी बाद में, अभी देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या क्या इस रिएक्शन में, हमारे पास बचा Na और CO2, ठीक है। पानी बनाना था, पानी का निर्माण करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी, तो एक तरह से संतुलित करा था हमने, यहाँ पे 2 हो गया, तो इससे क्या हुआ, हमारे ये भी 2 हो गए, ठीक है, 2 हो गए, और ये हमारे ऑक्सीजन जो ये भी 2 हो गए, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे एक तरह से एक ध्यान दो, बात पे ध्यान देना कृपया करके, दोबारा से लिख देता हूँ। हमने पहले हमें मालूम पड़ गया कि ये बनेगी और ये चीज़ बनेगी, हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको संतुलित करते हैं, संतुलित करा तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हमारा सोडियम बराबर हो गया और ऑक्सीजन की वैल्यू बराबर हो गई, देखो यहाँ 4 2 और 2 4, तो और यहाँ पे 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बराबर हो गए। अब हम देख रहे हैं कि हमें मालूम था कि पानी तो बनेगा, तो हमने पानी एक तरह से इधर से भेज दिया, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बने थे यहाँ पे, तो 1 ऑक्सीजन यही रह गया, तो हमारा यहाँ पे बच गया NaO बच गया और ये CO2 बच गया। तो इन दोनों की कुछ इस तरीके से अभिक्रिया होगी कि जो ये O है ना, ये इसके पास रह जाएगा और ये कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। कार्बोनेट मैंने बताया था CO3 माइनस का 2 होता है और ये सोडियम था, सोडियम प्लस का 1, तो इनका रिएक्शन क्या बन जाएगी Na2CO3, इस तरीके से इनकी रिएक्शन होगी, ठीक है। बात में समझ आई, अगर आपको बात समझ में आई है ना, तो आपकी अभिक्रियाएं खत्म हो गई हैं। और ये मैंने बता दिया था कि आधारिक ऑक्साइड की अम्ल के साथ, अगर आपको सारी बात समझ में आई हैं, सारी अभिक्रियाएं समझ में आई हैं, तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो सेकंड चैप्टर में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ना, वो सारी अभिक्रियाएं आप सीख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो का सेकंड पार्ट खत्म होता है, इंतजार कीजिए थर्ड पार्ट का, और उसमें हम पढ़ेंगे कुछ कुल 5 प्रकार के लवण हैं उसके अंदर, ठीक है, और पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, और 1-2 चीज़ें और हैं वो देखेंगे कि अम्ल और क्षार में क्या क्या कॉमन होता है। वो जल्दी अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो कृपया करके जुड़े रहिए उन्नति क्लासेस से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द उन्नति क्लासेस।